जब बात आती है मेंटल हेल्थ इश्यू की, फिर वो चाहे डिप्रेशन की हो, ओसीडी की हो, या एंग्जाइटी की हो, या स्ट्रेस या डिप्रेशन की हो, साइकोलॉजी के एरिया में सबसे सक्सेसफुल अगर कोई थेरेपी है तो वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि सीबीटी। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसका अगर आप कंपैरिजन दवाइयों के साथ करते हैं तो इसे हमेशा दवाइयों से बेहतर पाया गया है। अगर आपको सीबीटी करवानी हो तो इसके लिए बहुत लंबा समय और एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर चाहिए होता है, और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की बहुत बड़ी कमी है, और कई लोग तो जाना भी पसंद नहीं करते हैं। आप देखिए उनकी मनोदशा, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उनको ये लगता है जो घाव शरीर पर दिखते हैं उनका इलाज हो सकता है, लेकिन जो घाव मन पर लगे हैं, जो दिखते नहीं है, उसके लिए वो क्या करें। उनको पता ही नहीं है कि शरीर पर लगे घाव तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मन के ऊपर जो घाव लगे हैं अगर वो जल्दी ठीक नहीं हुए, दूर नहीं करे, तो पूरी जिंदगी खराब हो सकती है और उसका दर्द बहुत भयंकर होता है। वो अपने आप ठीक नहीं होते हैं, उसको ठीक करना पड़ता है। इसलिए मैं साइकोलॉजी के रिगार्डिंग ऐसी ही वीडियो कंटेंट बनाता हूं ताकि दूर दराज गांव में बैठे हुए लोग, जिन लोगों को पास मनोवैज्ञानिक मदद नहीं पहुंच सकती है, और दूसरे ऐसे लोग जो साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न करना नहीं चाहते हैं, काउंसलर की हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, उन तक मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से उनको कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल राहत जरूर दूं। देखिए, मैं बारिश तो नहीं रोक सकता हूं, लेकिन कम से कम आपको छाता देकर आपको भीगने से जरूर बचा सकता हूं। सीबीटी को सीखना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर इसमें लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मनोवैज्ञानिक हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीबीटी को, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को, बहुत छोटे रूप में आपके सामने प्रेजेंट करूं। हालांकि इस थेरेपी को अगर समझना चाहे तो इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन मैं केवल सिर्फ 2 वीडियो के माध्यम से आज आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को एक आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप घर बैठे बैठे इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में ना केवल जान पाएंगे, बल्कि आप कुछ ना कुछ इससे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की थेरेपी ढूंढ पाएंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके मन में आने वाले विचार, आपकी इच्छाएं, आपके प्लान्स, आपके मन के अंदर जो विजन है, आपके मन में जो विश्वास है, आपकी जो बिलीफ है, ये सारी चीजों को कॉग्निशन कहा जाता है, मतलब अनुभूति। और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमारे सोचने का नजरिया, हमारा कॉग्निशन अगर खराब हो जाए तो फिर हम कभी भी उसको मानसिक रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर सोचने के उन नजरियों को ठीक किया जाता है और बहुत सारी बिहेवियरल टेक्निक्स की हेल्प ली जाती है। आज हम उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सोचने के तरीके में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं। नंबर 1 है डायकोटोमस थिंकिंग। जब आप यह सोचने लग जाते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है या बेहद अच्छी है, जब आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो बेहद गलत सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि लोग आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग रखते हैं तो याद रखिए यह आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। मतलब आपका सोचने का तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई भी बुरा इंसान इतना बुरा नहीं होता है और कोई भी अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति संपूर्ण अच्छा भी नहीं होता है। अब दूसरा तरीका जो आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो माइंड रीडिंग की है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम ऐसे ही बैठे हुए सोच रहे होते हैं, लोगों को रीड करते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व करते हुए देखा है कि उनके अंदर माइंड रीडिंग करने की बहुत बुरी आदत होती है। वो अक्सर ये सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में इतना बुरा सोच रहा है, ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वैसा सोच रहा है। अरे मेरे भाई, लोग ना अपने आप ही सब कुछ सोच लेते हैं, जो असल में ऐसा नहीं होता है। दरअसल यह जो माइंड रीडिंग की आदत है, यह हमें मेंटल रूप से बीमार बनाती है और यह बहुत बड़ा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। अगर हमने इसको जल्दी से सही नहीं किया तो हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। अब सोचने की तीसरी बुरी आदत,
जिसे हम बोलते हैं इमोशनल रीजनिंग। यहाँ आप अपने इमोशंस के ऊपर एक अलग ही तरीके से रीजनिंग लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो आप सोचते हो मैं बीमार हूं। आप अपने बारे में बहुत सारी गलत बातें सोचने लग जाते हैं। आपका सोचने का नजरिया बहुत गलत है। सोचने की चौथी बुरी आदत, पर्सनलाइजेशन। आमतौर पर देखा गया है कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं और उनमें से 2 लोग मजाक कर रहे हैं, बाकी लोग वहां बैठे हुए हैं। अगर वो मानसिक रूप से वीक है तो उनको लगता है ये जो मजाक हो रहा है वो हमारे बारे में हो रहा है, ये हमारी बातें हो रही है, ये मजाक मुझ पर बन रहा है। तो वो ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि ये सब चीज़ें मेरे बारे में हो रही है। अगर आप भी कुछ इसी तरीके की सोच रखते हैं, खुद से पर्सनलाइजेशन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आप बहुत ही जल्दी मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। तो जब तक आप पर्सनलाइजेशन को नहीं छोड़ेंगे, मतलब इस आदत को नहीं छोड़ेंगे कि हर बात को आप अपने ऊपर ही लेकर आएंगे, तो फिर आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। सोचने की 5वीं बुरी आदत, ओवर जनरलाइजेशन। जैसे सुबह सुबह कुछ बुरा हो गया तो आपने सोच लिया कि अब तो पूरा दिन, सारा दिन मेरा खराब गुजरने वाला है। या फिर जिंदगी में कुछ छोटी मोटी कोई ऐसी घटना, बुरी घटना हो गई तो फिर आपने सोचना शुरू कर दिया कि अब तो पूरी जिंदगी सब कुछ खराब, सब कुछ बुरा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्जाम के टाइम एक पेपर खराब हो गया तो सुसाइड करने के लिए कोशिश करते हैं और कई दुर्भाग्यवश कामयाब भी हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम भी यही होती है कि वह एग्जामिनेशन को अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर जनरलाइज कर लेते हैं। याद रखिए, ये बहुत बड़ी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। जब आप सोचने लग जाते हैं कि आपकी जिंदगी की कोई छोटी सी घटना आपको पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है, तो यह आपका सोचने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। सोचने की 6ठी बुरी आदत, कैटास्ट्रोफाइजिंग। यानी कि आप किसी बात को बहुत ही भयंकर रूप में देखते हैं। एक छोटी सी घटना हो जाती है, जैसे सर दर्द हुआ है तो आपने सोच लिया कि ब्रेन ट्यूमर, लगता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है। एक छोटी सी घटना हो गई, अब आप सोचते हैं इस घटना के बाद ये होगा, इस घटना के बाद वो होगा, और आप उस घटना के बुरे से बुरे अंत के बारे में सोचने लग जाते हैं। यह सोचने की बहुत ही बुरी आदत है। हो सके इतना जल्द से जल्द इसमें से बाहर निकले। सोचने की 7वीं बुरी आदत, शुड स्टेटमेंट का प्रयोग करना। देखने को मिलता है कि जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं वो अपनी भाषा के अंदर शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों को मिलते हैं, या हो सकता है कि आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता हो कि यह आदत आपके अंदर भी है। आप बुरी बुरी चीज़ों को ढूंढ के लेके आते हैं और फिर वही चीज़ें लोगों को सुनाने लग जाते हैं। मतलब दुनिया में कितनी अच्छी बातें हो रही होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ना, आपने देखे होंगे ऐसे कि जो बुरी से बुरी चीज़ें हैं वो ढूंढ ढूंढ कर लेके आते हैं। देखिए, अपने अंदर कमजोरियां हैं, अपनी कमियां हैं। लोगों के अंदर भी कमियां कमजोरियां होती है, लेकिन ऐसी सोच वाले लोगों की जो कमियां हैं उसे ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शंस, और ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की गलत आदत है। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी आत्ममूल्य का बाहरीकरण। ऐसी सोच रखने वाले इंसान खुद ही अपनी कीमत कम करने लग जाते हैं। एक चीज मुझे बताइए, आपका खुद को तोलने का तराजू क्या है? बाहर के लोग? मतलब आपको लगता है कि अगर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो यह आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे दोस्तों, आप खुद को लोगों से कंपेराइज करने लग जाते हैं और लोगों से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप भी इसी तरीके की कोई चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है और यह आपको मानसिक रूप से बीमार बना सकती है। खुद को एनालाइज करिए कि आप लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं। देखिए, सीबीटी करते समय हमें इस तरीके की चीजों की पहचान करनी जरूरी होती है। सोचने की 10वीं सबसे बड़ी गलती जो है परफेक्शनिस्ट। जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह एकदम शानदार होना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
अगर कुछ भी कमी रह गई तो फिर समझिए कि सब कुछ खत्म, बर्बाद। अगर आप भी इसी तरीके की थिंकिंग रखते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट बने रहना चाहते हैं, तो याद रखिएगा आप कभी भी मेंटली रूप से फिट नहीं रह सकते हैं। आप हमेशा डिस्टर्ब ही रहेंगे। देखिए, जब भी हम सीबीटी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को ढूंढते हैं। इससे आइडेंटिफिकेशन हमारे पास आती है। आप इसे अपने तरीके से अपने घर पर भी बैठ के कर सकते हैं। आप एक कागज ले लीजिए और दो कॉलम बनाइए। अब आपने अपने मन के अंदर आने वाले विचारों को पहले कॉलम में लिखना है और उन विचारों को लिखकर देखिए, पढ़िए कि मैंने आपको जो डिस्टॉर्शन के बारे में बताया कि ये जो आपके मन के अंदर चलने वाले बातें हैं, जो विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स है, और उस तरीके के कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। आप उन तमाम विचारों को पहले कॉलम में लिखिए और अब पहले कॉलम में अपने विचारों को लिखने के बाद करीबन 3 या 4 घंटे बाद आराम से बैठकर फिर आपको दूसरा कॉलम बनाना है। इस कॉलम के अंदर आपको लिखना है कि जो आपने सुबह सोचा था, आपके जो विचार आपने पहले कॉलम में लिखे थे, उसका आप पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं, उसका पॉजिटिव मीनिंग। मतलब कि अगर आपने लिखा था कि अगर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की और आपने सोच लिया कि मेरी तो कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो शायद आज अच्छा नहीं लग रहा था या मैं आज अच्छी नहीं लग रही थी। अगर आपको सुबह या दोपहर में ऐसे ख्याल, ऐसे विचार आए थे, आप सोच रहे थे, तो अब शाम को बैठ के देखिए, सोचिए, आपको लगेगा कि हाँ यार, इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मुझे ध्यान से देखा ही नहीं था। आप ये भी लिख सकते हैं कि हर कोई मुझे पसंद करे या हर कोई मेरी तारीफ करे, यह कोई ज़रूरी तो नहीं है। इस तरीके से आप सेकंड कॉलम के अंदर यह सब चीज़ें लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लिखी कि मुझे परीक्षा में पास होना चाहिए, अगर मैं पास नहीं होता तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा फेल्यूर है और यह बहुत बुरी बात है मेरे लिए। अब आपको दूसरे कॉलम में कुछ फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव लिखने हैं। जैसे कि मुझे अगर परीक्षा में पास होना है लेकिन मैं पास नहीं होता तो यह कोई बड़ा फेल्यूर नहीं है, मैं फिर से एक बार एग्जाम दे सकता हूं और फिर से कोशिश कर सकता हूं और पास भी कर लूंगा। ठीक है। देखिए, ऐसी गलतियां आमतौर पर बहुत सारे लोगों से होती है, तो इस तरीके से आप कॉलम 2 में लिख सकते हैं। तो अपने जो विचार है, जो आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, उनको एक कॉलम में लिखिए और दूसरे कॉलम में आप बिल्कुल नॉर्मल बातें लिखिए, पॉजिटिव बातें लिखिए। लेकिन हाँ, दोनों के लिखने के बीच में कम से कम 3 या 4 घंटे का गैप जरूर रखिए, ताकि तब तक आपका मूड चेंज हो जाए, आपका सोचने का नजरिया तब तक बदल जाए। इससे आपको देखने को मिलेगा कि आप घटना के टाइम क्या सोच रहे थे और उसके थोड़े टाइम बाद अभी आप क्या सोच रहे हैं। ये आपको प्रैक्टिस में लाना है, तभी आपकी सोच सही हो सकती है। तो ये था सीबीटी का एक छोटा सा रूप जो आप घर पर भी अपने साथ कर सकते हैं और आपका खुद का एक असेसमेंट निकाल सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ही शानदार है खुद को बदलने के लिए। आप खुद देखिए कि सुबह या दोपहर आपको जो विचार आ रहे थे, आपको जो थॉट आ रहे थे, उसके क्या क्या परिणाम आपके मन पर बन रहे हैं, उससे आपकी क्या क्या मनोदशा बनती है, लिखिए। और फिर शाम को देखिए कि क्या पॉजिटिव हो सकता था। आपकी अभी की सोच कैसी है, अभी के आपके विचार कैसे हैं, कैसी है आपकी अब की मनोदशा। अगर आप किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से परेशान है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनकी मदद करिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो में। हमेशा खुश रहिए।